चलिए, अब विज्ञप्ति आपके सामने आर ओ की विज्ञप्ति आ चुकी है और बड़ी अच्छी बात है कि इस विज्ञप्ति में 411 सीट 411 पदों का विवरण दिया है। ठीक है, जहां हम समझते थे कि 200 के नीचे ही पद रहेंगे, जस्ट दूने पद हो चुके हैं। ठीक है, इस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पदों की संख्या और भी बढ़ने की मतलब आशा व्यक्त की जा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि 500 या 600 के आसपास भी पद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। बस आप लोगों की इच्छा शक्ति उसको अगर होगी तो ये ज़रूर पद आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को बनाए रखें, उसको बढ़ाए रखें और मेरे साथ आप लोग भी मेहनत करें। जितना मेरा दिशा निर्देश आपको मिले उस दिशा निर्देश का पालन करें और मुझे आशा है कि ज़रूर आप लोग सफल होंगे। ठीक है, और जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं आपकी है ना, और इसे प्राप्त करने की, उससे ज़्यादा मैं भी आशा रखता हूँ आप लोगों से। ठीक है, मेरी भी आकांक्षाएं आप लोगों के महत्वाकांक्षाएं से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करिए, आप अपने लिए तो पढ़े ही, साथ साथ मेरे लिए भी पढ़ने की कोशिश करें कि मेरे सर का भी इसके साथ जुड़ाव है, बहुत अत्यधिक जुड़ाव है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और 3-4 महीने की बात है, जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए। उसके बाद इस संसार आपका होगा, इस साम्राज्य आपका होगा। ठीक है, तो हम लोग अब चर्चा कर रहे थे अभी तक मुगल कालीन प्रशासन की। ठीक है, उस प्रशासन के अंतर्गत आज हम मुगल काल में प्रचलित होने वाले विभिन्न प्रकार के जो सिक्कों का, उसकी चर्चा करेंगे, टकसालों का चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आज मुगल कालीन वास्तुकला का भी परिचय हम लोग कर लें। ठीक है, तो आप लोग पहली बार हेडिंग डालिए कि मुगल कालीन सिक्के। मुगल काल में किस प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, बादशाहों ने किस किस शैली के सिक्के जारी करवाए और किस किन धातुओं का उपयोग किया गया, इस सब के विषय में थोड़ी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि कमीशन यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी उठाता है। ठीक है, तो देखिए सिक्के यहाँ पे जो जारी किए गए थे वो सोने के, चांदी के और तांबे के। ठीक है, ये 3 प्रकार के सिक्के यहाँ जारी किए गए। हम देखते हैं कि जब सर्वप्रथम बाबर यहाँ आया था तो बाबर ने यहाँ पर 2 सिक्के जारी किए थे। बाबर के विषय में आप देख लीजिएगा, एक सिक्का नाम है शाहरुख। ठीक है, ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट उसका था। और एक दूसरा सिक्का उसका था शाहरुख के साथ साथ, वो जो जारी किया था उस सिक्के का नाम था खैर काबुल। दो प्रकार के सिक्के उसने जारी किए थे बाबर ने। हुमायूं के शासनकाल में देखते हैं, हुमायूं का शासनकाल में कोई नया सिक्का जारी नहीं हुआ था। और आपको एक पता होगा, एक तथ्य और भी पता होगा कि जब पानीपत का विजय किया था तो उसने काबुल के वासियों को, ठीक है, चांदी के सिक्के भेंट किए थे इस विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो बाबर ने जो सिक्के जारी किए थे उसके 2 नाम है, एक शाहरुख और खैर काबुल। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आते हैं हुमायूं के विषय में। हुमायूं ने कोई नया प्रकार का सिक्का जारी नहीं किया था। उसके बाद आते हैं शेरशाह। शेरशाह ने 2 सिक्के जारी किए, एक चांदी का और एक तांबे का। चांदी और दूसरा सिक्का इसका था तांबा। चांदी का इसने सिक्का जो जारी किया वो रुपया और तांबे का इसने दाम। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, रुपया और दाम। आपके मुगल कालीन प्रशासन के साथ साथ जब अकबर के शासनकाल या उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल को देखेंगे तो दाम एक काफ़ी प्रचलित सिक्का
यहाँ पर हमको सामने नजर आता है। और यह जो रुपया सिक्का था, यह कहा जाता है कि अंग्रेजों के, ठीक है, ये वित्त व्यवस्था के प्रमुख आधार बना था ये रुपया, ठीक है। यह रुपया बहुत महत्वपूर्ण था। और यह दाम बराबर क्या था, रुपए का 1/40वां भाग, रुपए का 40वां भाग वो दाम के बराबर है। एक दाम बराबर कितना होता था, रुपए का 40वां भाग, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, शेरशाह ने जारी किए थे। अब हम अकबर के शासनकाल में आते हैं। इस शासनकाल में सिक्कों का एक काफी जखीरा हमारे सामने आता है, ठीक है। अकबर ने सोने के साथ साथ सोने, चांदी और तांबे, यह 3 प्रकार के सिक्के अकबर ने जारी किए। देखिए, अकबर ने पूरे साम्राज्य में कई टकसालों का निर्माण कराया था जहां सिक्के बनाए जाते थे। सोने के सिक्के बनाने के लिए इसने 4 टकसाल, ठीक, चांदी के सिक्के बनाने के लिए इसने 14 टकसाल और तांबे के सिक्के बनाने के लिए इसने 42 टकसाल का निर्माण किया था। 42 टकसाल, 4 सोने के, चांदी के 14 और तांबे के कितने, 42 टकसाल का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, अकबर के द्वारा हुआ था। अकबर के द्वारा किया गया था। अब देखिए, सोने के सिक्के जो आप ऐसे इस तरीके से बना लीजिएगा, ये टकसाल है, टकसाल, जहां पर आपके सिक्के निर्मित किए जाते थे, ठीक है। इन सिक्कों में आप एक देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो सोने के सिक्के थे उसके एक महत्वपूर्ण सोने का सिक्का था मुहर, मुहर। दूसरा सिक्का था इलाही, तीसरा सोने का सिक्का था संसब, संसब, या इसको शहंशाह भी कहा जाता था, शहंशाह। ये सबसे बड़ा सिक्का था सोने का। इसके बाद सोने का सिक्का था आत्मा, एक सिक्का था विषाद, एक सोने का सिक्का था आपका चुगुल, और एक सिक्का था लाल ए जलाली, लाल ए जलाली, ठीक है। मुहर, इलाही, संसब या शहंशाह, आत्मा, विशाख, चुगुल, लाल ए जलाली, ये सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, अकबर के द्वारा जारी किए गए थे। एक मुहर जो है वो 10 रुपए के बराबर, चलिए एक मुहर 9 रुपए के बराबर था, 9 रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एक इलाही जो है वह 10 रुपए के बराबर था। मैं पुनः आपको एक बार रिपीट करा देता हूं। आप लोग इस तरीके से सोने, चांदी, तांबे, ठीक है, पूरे टकसाल जो है 4, किसके लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए 14, तांबे के लिए 42 टकसाल निर्मित किए गए थे। जो सोने के सिक्के थे, उन सोने के सिक्कों में मुहर, इलाही, संसब, संसब को सबसे बड़ा सोने का सिक्का लिख दीजिएगा, सबसे बड़ा सिक्का सोने का, 1 से 1 तोले के बराबर होता था ये। और उसके बाद आत्मा, विशाख, चुगुल, लाल ए जलाली, एक मुहर बराबर 9 रुपए की होता था और एक इलाही जो है वो 10 रुपए के बराबर होता था। ये सोने के सिक्के थे। इसके बाद हम आ जाते हैं अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों पर। चांदी के कौन कौन से सिक्के थे जो अकबर ने जारी करवाए थे। चांदी में आप लिखिएगा, चांदी का जो पहला सिक्का था, ये सिक्का आप जो है दरब, क्या नाम था, दरब। दूसरा सिक्का था चर्ण, चर्ण। तीसरे सिक्के का नाम था पंडाऊ, पंडाऊ।
उसके बाद एक सिक्का था 10, एक सिक्का था सूफी, एक सिक्का था आपका काला, और एक सिक्के का नाम था अंडा। ठीक है, इसको लास्ट के 4 को इस तरीके से याद कर लीजिएगा। 10 सूफी, काला, अंडा। अंडा हमेशा सफेद होता है, लेकिन काले अंडे का सिक्का जारी किया। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा। 10 सूफी, सूफी संत। ठीक है, 10 को भी आप एक सिक्का, 10 संख्या नहीं है, यहाँ सिक्के का नाम है। ठीक है, उसके बाद सूफी भी सिक्के का नाम है, काला, अंडा, और इधर दरब चरण पंडाऊ। ये सिक्के किसके थे आपके? ये चांदी के सिक्के थे। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किए गए थे? ये अकबर के द्वारा जारी किए गए थे। आप एक एक सिक्के के बारे में नोट करें। दरब चरण पंडाऊ, 10 सूफी, काला, अंडा। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं तांबे के सिक्के में। जो तांबे का सिक्का दाम वहाँ चल रहा था, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। वह दाम यहाँ भी चल रहा था। तो तांबे के सिक्के में दाम तो था ही, ठीक, दाम के साथ साथ जीतल, ठीक है, पावला, अधेला और दमड़ी, यह आपके तांबे के सिक्के थे। दाम और जीतल। ठीक, आपको ये पता होगा जीतल नामक सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? हमको कोई कमेंट करके बताए इसको। जीतल नामक सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नो, बताइए फिर से। इल्तुतमिश, याद आ रहा है? इल्तुतमिश ने कौन सिक्के जारी किए थे? बताइए। जी जी, क्या क्या कहा आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छा। टंका और जीतल, शीतल जी बता रही क्या? शीतल जी बता रही हैं। हेलो, अच्छा, आकांक्षा बता रही हैं। आवाज मिलती जुलती, मुझे लगा शीतल ने जीतल बताया। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने अच्छा बताया। उन्होंने भी जीतल ने सबसे पहले बताया था। अच्छा 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 चलिए कोई बात नहीं। टंका और जीतल, टंका किसका था? चांदी का था, और जीतल तांबे का था। शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। ठीक है, अब कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, अब देखिए जीतल, यहाँ भी आपका ये जीतल है और ये दाम है। अगर ये देखा जाए, दाम जो सिक्का था वो किसने जारी किया था? शेरशाह ने। ठीक है, और जीतल जो था वो उस समय जारी हुआ था, इल्तुतमिश के समय। लेकिन यहाँ पर इसको रिपीट किया किसने? अकबर ने, और दाम को भी प्रचलित करवाया। ठीक है, 1 रुपया जो है, 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। 40 दाम के बराबर होता। ठीक है, पावला, अधेला, पावला मतलब 1/4, अधेला 1/2, और दमड़ी, ये सिक्के आपके तांबे के सिक्के। अब इसके शासनकाल में जो टकसालें बनी थी, उस टकसालों का कई जगह निर्मित की गई थी। एक टकसाल आपका था फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, एक टकसाल यहाँ था। एक टकसाल आपका जो बंगाल में था। ठीक, एक टकसाल
टकसाल आपका जौनपुर में था, इंपॉर्टेंट टकसाल की बात बता रहे हैं, और एक टकसाल आपका लाहौर में था। ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी की टकसाल थी उसका प्रभारी, उसका अध्यक्ष जो है अब्दुस समद को बनाया गया था। अब्दुस समद, यह अब्दुस समद जो है जहांगीर, उसमें शाहजहां अकबर के समय का एक प्रमुख चित्रकार था अब्दुस समद। उसको फतेहपुर सीकरी की टकसाल का प्रभारी नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा चित्रकार था जिसे अकबर ने अपने टकसाल का प्रभारी घोषित किया था, तो वह चित्रकार का नाम था अब्दुस समद। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। ये टकसाल, ये बंगाल का जो था, वो बंगाल के टकसाल का प्रभारी राजा टोडरमल थे। टोडरमल, यही टोडरमल जिन्होंने आईने दहशाला, भू राजस्व व्यवस्था का आईने दहशाला का निर्माण किया था, यही टोडरमल, वो बंगाल के टकसाल के प्रभारी बनाए गए थे। इसके बाद जो अपने जौनपुर का है, उसके टकसाल का प्रभारी ख्वाजा मंसूर थे, मंसूर शाह। और लाहौर के जो टकसाल का प्रभारी था वो मुजफ्फर खां था। मुजफ्फर, टकसाल तो बहुत थे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टकसाल थे, फतेहपुर सीकरी का, बंगाल का, जौनपुर का, लाहौर का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी टकसाल का प्रभारी अब्दुस समद, बंगाल का प्रभारी राजा टोडरमल, जौनपुर का ख्वाजा मंसूर शाह और लाहौर का प्रभारी मुजफ्फर खां था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जहांगीर के समय में। जहांगीर ने एक सिक्का चलाया था, जहांगीर ने सिक्के का नाम था निशार। ठीक है, और दूसरा सिक्का था जहांगीर का निशार के साथ नर अफशां। एक थोड़ा सा मैं यहाँ संशोधन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था। आपको जो बाबर के द्वारा सिक्का जारी हुआ था, उस बाबर के सिक्के का नाम था शाहरुख और बाबरी। ठीक है, जो खैर काबुल सिक्का था वो जहांगीर के शासनकाल का था। खैर काबुल या जहांगीर के शासनकाल का था। आप इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, बाबर के समय में आपका शाहरुख और बाबरी सिक्का था, और जहांगीर के समय के 3 सिक्के थे। एक सिक्के का नाम निशार था, एक दूसरे सिक्के का नाम नर अफशां था, शाह पे यहाँ पर बिंदी है, नर अफशां, और तीसरे सिक्के का नाम खैर काबुल था। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल में एक सिक्का आना नामक सिक्के का प्रचलन किया गया। ठीक है, आना नामक सिक्के का प्रचलन शाहजहां के शासनकाल में किया गया। अब आप जहांगीर के शासनकाल के 3 सिक्के, निशार, नर अफशां, खैर काबुल, और शाहजहां के शासनकाल के सिक्के जो है आना नामक सिक्के का प्रचलन किया गया। औरंगजेब के समय किसी नवीन प्रकार के सिक्के जारी नहीं किए गए थे, लेकिन औरंगजेब के समय जो सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाता था, कुरान की आयतें लिखवाई जाती थी, ठीक है, वो बंद करा दी गई। और उसके समय पर मीर अब्दुल बाकी इसके द्वारा रचित जो पद्य थे, उस पद्य की पंक्तियां जो है सिक्कों पर खुदवाई जाने लगी, अंकित की जाने लगी। इसके पहले क्या होता था, सिक्कों पर कलमा, ठीक है, और उसके जैसे कुरान की आयतें थी, ये सब यहाँ पर
अंकित की जाती थी। लेकिन औरंगजेब के समय में क्या परिवर्तन हुआ कि मीर अब्दुल बाकी के जो उसके द्वारा रचित पद्य था, रुबाइयाँ थी, उसकी पंक्तियां जो है सिक्कों पर अंकित की जाने लगी। ठीक है, अब सिक्कों का इतिहास मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज और इस पे ध्यान रखिएगा, अकबर के शासन काल में एक सिक्का जारी हुआ था जिस सिक्के पर राम और सिया, ठीक है, ये भी काफी आ चुका है। अकबर के शासन काल में एक सिक्का जारी हुआ था जिसके सिक्के पर राम और सिया देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। ठीक है, और इनके चित्र भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है राम और सिया की मूर्ति का सिक्का किसके समय जारी हुआ था, तो वह अकबर के समय में जारी हुआ था और उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, और एक सिक्का इसके समय जारी हुआ था बाज को उड़ते हुए, यह सिक्का भी अकबर के समय में जारी किया गया था। अब हम मुगल कालीन सिक्कों का पूरा एक बार पुनः आपको बता देते हैं इसका इतिहास क्या था। मुगल कालीन सिक्कों में बाबर से शुरू होता है, शेर शाह होते हुए, ठीक है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब के समय में कोई नवीन प्रकार का सिक्का नहीं मिलता है। बाबर के समय में जो सिक्के मिलते हैं वह सिक्का शाहरुख और बाबरी, दो सिक्के बाबर ने जारी किए थे। इसके सिक्कों पर खलीफाओं के नाम अंकित किए गए थे। ठीक है, खलीफाओं के नाम अंकित थे उस समय। ठीक है, हम शेरशाह के समय आते हैं। शेरशाह के समय दो सिक्के, एक रुपया और एक दाम का प्रचलन हुआ था। रुपया का प्रचलन ऐसी स्थिति थी कि रुपया जो है ब्रिटिश कालीन मुद्रा का प्रमुख आधार बनती है। ठीक है, और एक रुपया 40 दाम के बराबर होता था। ठीक है, ये दोनों सिक्के किसने जारी किए थे? शेरशाह ने जारी किए थे। इसके बाद अकबर के समय में आते हैं। इसके समय आते आते एक संस्थागत रूप मुद्रा निर्माण का हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, अकबर के समय में 4 टकसालें सोने के सिक्के के लिए, 14 टकसालें चांदी के सिक्के के लिए और 42 टकसालें आपके तांबे के सिक्के के लिए निर्मित की गई। उन टकसालों में जो एक हमारे उस समय का प्रमुख चित्रकार अब्दुस समद था, वह फतेहपुर सीकरी स्थित जो टकसाल था उसका प्रभारी था। ठीक है, दूसरा टकसाल एक ख्वाजा मंसूर शाह थे जौनपुर के, उसके प्रभारी थे ख्वाजा मंसूर शाह। तीसरा बंगाल में स्थित था, महत्वपूर्ण टकसाल थी, उसका प्रभारी राजा टोडरमल था। और चौथा लाहौर में स्थित टकसाल था जिसका प्रभारी मुजफ्फर खां था। ठीक है, सिक्कों के क्रम में देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में सोने के, चांदी के, तांबे के तीनों प्रकार के सिक्के जारी हुए। सोने के जो सिक्के जारी हुए थे उसमें एक सिक्का आपका मुहर था, दूसरा सिक्का इलाही था, तीसरा सिक्का संसब या शहंशाह करके था, एक सिक्के का नाम आत्मा, और अन्य सिक्के का नाम है बिशात, चुगुल, लालिए, जलाली। ये सोने के सिक्के थे। आप इसमें सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था वह संसब या शहंशाह था। ठीक है, 1 से 1 तोले के बराबर होता था। एक मुहर और इलाही को आप जानते रहिएगा। एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था और एक इलाही जो है वो 10 रुपए के बराबर होता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में सिक्कों पर राम और सिया की मूर्ति और बाज के उड़ते हुए, ठीक है, इसका चित्र हमें दिखाई देता है अकबर के शासनकाल। इसके बाद हम अकबर के चांदी के सिक्के में जब आते हैं तो चांदी के सिक्के में है आपका दरब, चर्ण, पंडाऊ, 10 सूफी, काला, अंडा, ये चांदी के सिक्के थे इसके समय। ठीक है, और तांबे के सिक्के में हम देखते हैं कि दाम और जीतल ये यहाँ पे प्रचलित थे और इसके साथ साथ आपके पावला, अधेला और दमड़ी नामक तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे। जहांगीर के शासनकाल में देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में सिक्कों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी चित्र अंकित हमको प्राप्त होता है। उसका भी, क्योंकि नूरजहां जहांगीर के साथ साथ झरोखा दर्शन देती थी। ठीक है, वह इतना अधिक प्रभाव उसका था उस समय। कहा जाता है कि जहांगीर नाम मात्र का बादशाह था, सारा कार्य जो है नूरजहां करती थी। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। इसी ने जुनता गुट का निर्माण किया है। ठीक है, जहांगीर अपने शराबों में और
ये आपके इसमें डूबा रहता था, कबाब मतलब मांस मदिरा में, इस सब में काफ़ी उसका इंटरेस्ट रहता था। तो वो प्रशासन में बहुत कम रुचि रखता था, और प्रशासन में बहुत ज़्यादा प्रभाव किसका हो गया था? नूरजहाँ का हो गया था। इसके समय में जो सिक्के जारी हुए थे, उन सिक्कों में एक सिक्के का नाम निसार था, दूसरे सिक्के का नाम नर अफशां था, और तीसरे सिक्के का नाम खैर काबुल था। ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल में जब हम आते हैं, तो शाहजहाँ के शासनकाल में आना नामक सिक्के का प्रचलन हुआ। ठीक। औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते सिक्कों पर जो कलमा लिखवाने की प्रथा थी, ठीक है, कुरान की आयतें लिखी जाती थी, वो बंद कर दी गई, और किसकी? मीर अब्दुल बाकी की पंक्तियां उस पर उद्धृत की जाने लगी। ठीक है। ये मुगल कालीन सिक्कों का इतिहास रहा। अब हम मुगल काल के आते हैं वास्तुशास्त्र पर। वास्तुकला क्या थी, किन किन चीज़ों का निर्माण किया गया था? देखिए, यह दौर जो है भारतीय शैली और इस्लामिक शैली के समन्वय का दौर था। ठीक है। दोनों को मिलाकर वास्तु के क्षेत्र में अनेक नए नए प्रयोग यहाँ पर जारी हुए थे, किए गए थे। तो इसमें जो है इंडो इस्लामिक शैली, इसको कहा जाता है इंडो इस्लामिक शैली, इस्लामिक शैली। ठीक है। और इन इंडो इस्लामिक शैली में मेहराबी और सहतीरी शैली का समन्वय, मेहराबी प्लस सहतीरी। मेहराबी जो शैली थी वह इस्लाम की थी। ठीक है। और सहतीरी यहाँ की शैली थी। इसका दोनों का क्या था? समन्वय इस शैली में किया गया था। ठीक है। हम देखते हैं कि इनके द्वारा, मुगल बादशाहों के द्वारा हर कई जगह इमारतों का निर्माण किया गया था। उन इमारतों में जब हम बाबर के साथ शुरू करते हैं, बाबर के शासनकाल से, तो बाबर के शासनकाल में निर्मित होने वाली इमारतें आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन सी इमारतें बाबर के शासनकाल में बनाई गई थी। ठीक। एक इमारत आपकी पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत, उसी के पास में काबुली बाग, क्या था? काबुली बाग। यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया था? बाबर ने करवाया था। यहाँ पर मस्जिद का निर्माण। ठीक। उसके बाद देखिए, बाबर ने जो है लोधी गार्डन, जो आगरा में लोधी गार्डन है, उस लोधी गार्डन के अंदर भी एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। आगरे में लोधी गार्डन के अंदर, ठीक है, मस्जिद का निर्माण। ठीक। एक मस्जिद इसने और कहाँ बनवाई थी? एक मस्जिद बनवाई थी रुहेलखंड के संभल जिले में। रुहेलखंड के कहाँ? संभल जिले में, संभल जिला। इसका नाम इसने जामा मस्जिद रखा था, जामा। ठीक है। अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा निर्मित इमारतें हैं। पानीपत में काबुली बाग, पानीपत के निकट काबुली बाग एक स्थान है, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण इसने कराया। ठीक। उसके बाद आगरा में एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर, लोधी गार्डन के अंदर भी मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने। और रुहेलखंड के संभल जिले में इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके साथ साथ इसने जो है एक आगरा में नूर अफगान बाग का निर्माण कराया। आगरा में नूर अफगान बाग, नूर अफगान बाग का निर्माण आगरा में इसने करवाया था, जिसे आराम बाग भी कहा जाता है। आराम। इसी आराम बाग में सबसे पहले बाबर की मृत्यु के बाद यही दफनाया गया था इसको। ठीक है। बाद में इसको जो है, इसकी पत्नी जो है, इसको कहाँ ले गई है? यूसुफ जई नाम था उस पत्नी का, वो इसको लाहौर में, काबुल में
दफनाया, ठीक है। कौन ले गया था? यूसुफ जई, यूसुफ पत्नी का नाम था इसकी, ठीक है। तो हम बाबर के द्वारा निर्मित इमारतें की चर्चा की। एक पानीपत में काबुली बाग, वहाँ पे मस्जिद, रोहेलखंड के संभल जिले में वहाँ पे मस्जिद, आगरा में एक बाग का निर्माण कराया और आगरा में एक लोधी गार्डन के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया। ये बाबर के द्वारा निर्मित इमारतें हैं। इसके बाद हम आते हैं हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं के द्वारा जो निर्मित हुआ था, हुमायूं के द्वारा जो निर्मित हुआ था, पहला तो दिल्ली में एक दीन पनाह नगर की स्थापना की। दिल्ली में कौन सा? दीन पनाह नगर, पनाह नगर की स्थापना की, ठीक है। इसी दीन पनाह नगर को कहा जाता है, इसको पांचवी दिल्ली के नाम से। इसके पहले आपने देखा होगा कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में उसने एक तुगलकाबाद की स्थापना की थी, वो तीसरी दिल्ली थी, ठीक है। उसके बाद आपके तुगलकाबाद के बाद जहाँ पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, वो चौथी दिल्ली थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। ये कौन सी दिल्ली थी? पांचवी दिल्ली कहलाती थी, ठीक है। और पांचवी दिल्ली, इसी दीन पनाह नगर को बाद में किला ये पूर्णा कहा जाने लगा। किला सॉरी इसका नाम पुराना किला रखा गया, पुराना किला, ठीक है। और इसी पुराने किले के अंदर शेर शाह सूरी ने किला ये कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। किला ये कुहना नामक मस्जिद, ठीक है। आपने देखा, मैंने कहा कि दीन पनाह नगर की पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरता हुआ यह सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ यही दीन पनाह नगर था, यहाँ पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से उतर रहा था जहाँ इसकी डेथ होती है। इसी दीन पनाह नगर को पुराना किला नाम दिया गया। उसी पुराने किले को में किला ये कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हुमायूं के द्वारा निर्मित इमारतों में एक और मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा हुआ था और कोई विशेष हुमायूं ने निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है। वो मस्जिद जो है हिसार शरीफ, वो मस्जिद हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार, वहां पर इसने एक मस्जिद बनवाई थी। किसने? हुमायूं ने, ठीक है। तो हुमायूं के दो आप निर्माण देख लीजिएगा। एक निर्माण आपका दीन पनाह नगर, ठीक, और दूसरा निर्माण इसका हिसार जिले में एक मस्जिद का निर्माण, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के समय में निर्मित जो इमारतें थी, उन इमारतों में जरा देखिए कौन कौन सा था। पहला दिल्ली, आप हेडिंग डालिएगा शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। इसके द्वारा जो निर्मित इमारतें थी, उस इमारतों में पहला था शेरगढ़, या इसको कहा जाता है दिल्ली शेरशाही। इस दिल्ली शेरशाही में इसको जो है छठी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्या? छठी दिल्ली, छठी दिल्ली। इस दिल्ली में दो दरवाजे सिर्फ इस समय अवशेष हैं, बाकी सिर्फ नष्ट हो चुके हैं। उन दरवाजों का नाम है एक
खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा, और दूसरे का नाम है लाल दरवाजा, लाल दरवाजा। ठीक है, ये शेरशाह ने कहाँ पे बनवाया? दिल्ली में। ठीक है, खूनी दरवाजा, लाल दरवाजा, यही इस समय वर्तमान में है, बाकी सब खंडहर के रूप में हो चुके हैं। शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही, ये छठी दिल्ली के नाम से। इसके बाद मैंने आपको अभी बताया था, पांचवी दिल्ली के अंतर्गत तीन पनाह, जिसे पुराना किला कहा जाता, उसमें किला ये कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। अब शेरशाह का किला ये कुहना देख लीजिए, किला ये कुहना। इसके बाद कन्नौज को जब इसने बर्बाद किया था, कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ, तो कन्नौज में शेर शूर नगर की स्थापना की थी, शेर शूर नगर की स्थापना, नगर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो प्रमुख इमारत है, उस इमारत में इसका स्वयं द्वारा निर्मित मकबरा है, जो कि सहसाराम बिहार में स्थित है। महत्वपूर्ण इसके द्वारा निर्मित, नाम क्या था? सहसाराम का मकबरा। ठीक, यह इसके द्वारा ही बनवाया गया था, सहसाराम में निर्मित मकबरा। इस मकबरा की खासियत ये थी कि मकबरा चारों तरफ से जो है, ठीक है, एक बाग के अंतर्गत निर्मित था। ठीक है, जैसे एक विशाल बाग ले लीजिए, ठीक, इस बाग के अंतर्गत एक चबूतरे पर ये मकबरा उद्यान शैली में निर्मित मकबरा था। ठीक है, अंदर ये मकबरा बनवाया गया था, बहुत ही बेहतरीन मकबरा उस समय माना गया था, और सहसाराम में इसके द्वारा निर्मित था। अब हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो निर्मित इमारतें थी, उस इमारतों में एक दिल्ली, ये शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से जो था, उसके बाद कन्नौज का शेर शूर नगर है, फिर पुराना किला के अंतर्गत निर्मित किला ये कुहना नामक मस्जिद है, इसके बाद अपना स्वयं द्वारा निर्मित मकबरा है, और एक रोहतासगढ़ का किला, उत्तर पश्चिम में रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का, ठीक है। कितने निर्माण किसके द्वारा हुए थे? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के बाद हम देखते हैं अकबर के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई। अकबर, देखिए, अकबर ने जो किले निर्मित करवाए थे, उन किलों में एक किला आगरा में, आगरे का किला, एक किला आपका नगर जो है फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का, एक आपका लाहौर का किला, लाहौर का किला, और एक किला आपका इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद के किले से तो हमको लग रहा है सभी लोग परिचित होंगे। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, लाहौर की फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना, और उसके बाद आपके लाहौर का किला और आपके इलाहाबाद का किला, ये अकबर के द्वारा निर्मित। ये और इमारत थी अटक का किला, अटक का किला। अटक जो है ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, यहाँ पर भी एक किले का निर्माण इसने करवाया था। अब हम देखते हैं कि शुरुआत जब होती है अकबर के शासनकाल की, तो प्रथम इमारत जो बनाई गई थी वह हुमायूं का मकबरा बना था। बहुत ही खास प्रथम इमारत अकबर के शासनकाल में जो बनाई गई थी, वो क्या बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा। लेकिन इस मकबरे के निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था। पहला क्या था? हुमायूं का मकबरा।
इसके निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने। कौन करवाया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम को बेगा बेगम भी कहा जाता था, बेगा बेगम। ठीक है। हुमायूं ने तीन विवाह किया था। ठीक, एक का हाजी बेगम के साथ, दूसरा विवाह इसका हमीदा बानो बेगम के साथ जिसका पुत्र अकबर था, और एक उसकी छोटी बेगम थी। ठीक है, तो तीन इसने विवाह किया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे की विशेषता क्या थी? यह मकबरा भी एक उद्यान के अंतर्गत निर्मित है, और इस मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया। इस मकबरे में 2 डोम बनाए गए, 2 गुंबद बनाए गए थे। ठीक है, और यह मकबरा मुगल बादशाहों की, शहजादों की कब्रगाह भी कहलाता है। मुगल शहजादों की कब्रगाह कहलाता है। ठीक है, इस मकबरे पे कई लोग दफनाए गए जो मुगल शहजादे थे, वहाँ की बेगम थी। इसी मकबरे में हुमायूं के मकबरे के पास में ही दफनाया गया था। ठीक है, इसका जो वास्तुकार था, उस वास्तुकार का नाम था मिर्जा गियास। इसने ही इस मकबरे का निर्माण किया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी दोहरे गुंबद का प्रयोग। ध्यान में रखिएगा, अकबर के मकबरे में गुंबद के निर्माण का अभाव है, वहाँ गुंबद नहीं बनाए गए हैं, और यहाँ पर 2 गुंबद बने हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके मकबरे में गुंबद विहीन मकबरा किसका है, तो वह मकबरा अकबर का है। और दोहरे गुंबद का निर्माण किसका किया गया था? हुमायूं के मकबरे में मिर्जा गियास ने इस मकबरे का निर्माण कराया था, और इसे मुगल शहजादों की कब्रगाह के नाम से भी जाना जाता है। हाजी बेगम ने इस मकबरे को निर्माण करवाया था। ठीक, अब देखिए इनकी देखरेख में, मिर्जा गियास की देखरेख में, वास्तुकार कौन थे? मिर्जा गियास। इस मकबरे में आपके हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम और उसकी छोटी बेगम, हुमायूं की तीनों बेगम इसी मकबरे के अहाते में उसमें दफन किया गया था। आप नोट कर लीजिएगा, इसके हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो एक ये, दूसरा बेगा बेगम जिसने इसको बनवाया था, ये तीसरा इसकी छोटी बेगम ये दफनाई गई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है दारा शिकोह, उसके बाद जहानदार शाह, फर्रुख सियर, कौन? फर्रुख शियर। इसके साथ साथ रफी उद दरजात। ठीक, इसके बाद रफी उद दौला। इसके बाद आलमगीर द्वितीय। अब देखिए, इस मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में हाजी बेगम द्वारा निर्मित कराया गया। इसकी देखरेख कौन किया था? मिर्जा गियास ने किया था। और इसमें हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, छोटी बेगम, दारा शिको, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, आलमगीर द्वितीय, ये सब यहीं पे दफनाए गए थे। और यही मकबरा वो मकबरा था जब 1857 का युद्ध चल रहा था, तो बहादुर शाह जफर और उसके दोनों पुत्रों को इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। वो यहीं पे छुप गए थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए, लेकिन इस मकबरे के निर्माण में अकबर के समय तो निर्मित हुआ था, लेकिन अकबर का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, अब हम अकबर के द्वारा निर्मित जो किले थे उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला किला इसने बनवाया था
आगरा का किला, आगरा का, ठीक है। इस किले का निर्माण इसने 1565 से लेकर और 73 के बीच, ठीक है, 73 का 71 के बीच आगरे के किले का निर्माण इसने करवाया, ठीक। आगरे के किले में इसके द्वारा जो निर्मित इमारतें हैं, उस इमारतों में दो, इसके द्वारा निर्मित इमारतों में दो इमारतें सिर्फ हैं। एक अकबरी महल, अकबरी महल, और दूसरा जहांगीरी महल, ठीक है। ये दो इमारतें अकबर के द्वारा, बाकी शेष इसमें बाद में शाहजहां ने भी इसमें कई इमारतों का योगदान दिया था, ठीक है। अब आगरा के किले में इसके बाद जो है शाहजहां के द्वारा भी बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी, तो उसको हम शाहजहां के स्थापत्य में हम देखेंगे क्या क्या बनवाया गया था। अब आगरा का किले के बाद इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है इसने 1571 से लेकर 85 के बीच में की। फतेहपुर सीकरी, ठीक। अब फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें निर्मित की गई हैं, उन इमारतों में जरा देखिएगा कौन कौन से हैं। एक इमारतें हैं दीवाने आम, दीवाने, दूसरी इमारत है दीवाने खास, दीवाने, तीसरी इमारत है जोधाबाई महल, जोधाबाई महल। एक अन्य इमारत है तुर्की सुल्ताना महल, तुर्की सुल्ताना महल। एक इमारत है बीरबल महल, बीरबल महल, ठीक है। इसके साथ आप देखिएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक। इसके बाद यहाँ पर पंचमहल, पंचमहल, पंचमहल के अंदर ही हवा महल बना है, हवा महल, ठीक है। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती के पौत्र थे इस्लाम शाह, इस्लाम शाह, इनकी भी दरगाह की, और यहाँ पर एक अन्य है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ठीक है। इतनी इमारतें यहाँ पर निर्मित की गई थी, और इसके साथ साथ जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा महल था वो जोधाबाई का महल था, सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा, ठीक। तुर्की सुल्ताना जो महल था, इसके विषय में कहा जाता था कि यह स्थापत्य कला का मोती है, स्थापत्य कला का मोती। महत्वपूर्ण किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था इसको, तुर्की सुल्ताना को, ठीक है। जामा मस्जिद में कहा गया था कि यह फतेहपुर का गौरव है, फतेहपुर का गौरव, और पत्थर में निर्मित रूमानी कथा, पत्थर में निर्मित रूमानी कथा, किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था, फर्ग्यूसन ने कहा था, ठीक है। हम एक एक करके पुनः आपको समझा देते हैं। दो चीज ध्यान में रखिएगा, जोधाबाई का महल सर्वाधिक बड़ा महल है, तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसको स्थापत्य कला का मोती के रूप में जाना जाता है। इसको किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था।
दूसरा जामा मस्जिद उसे फतेहपुर का गौरव कहलाता है और इसे जो है पत्थर में निर्मित रोमानी कथा है। फतेहपुर सीकरी की जो योजना थी ना, उसकी कहा जाता था कि इसे अकबर ने हृदय और मस्तिष्क के प्रयोग के द्वारा एक योजना निर्मित की थी। लेकिन इस योजना का निर्माणकर्ता जो है वो कौन था? ईश्वर द्वारा निर्मित, ठीक है। और स्वर्णकारों द्वारा, मतलब इसकी जो ढांचा बनाया गया था, जो इस कथा को पूरे फतेहपुर सीकरी को जो दिमाग में लाया गया था, वो ईश्वरीकृत के रूप में उसने दर्शाया था और इसे स्वर्णकारों ने इसे बनाया था। इस तरीके का प्रयोग मतलब इसके बारे में कहा जाता है फतेहपुर सीकरी के विषय, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण महल है, जोधाबाई का महल ध्यान रखिएगा, तुर्की सुल्ताना का महल ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद और जो बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का जो दक्षिणी द्वार है, ठीक है, इस पे बुलंद दरवाज़ा निर्मित किया गया है। कई किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया, जबकि यह दक्षिण की विजय के उपलक्ष्य में इसने करवाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में किया था, ठीक है। तो आपके सामने कौन सा है? दक्षिण की विजय, दक्षिण की, ठीक है। कई किताब में आपको गुजरात विजय का उल्लेख, जबकि मैं फतेहपुर सीकरी गया हूँ, वहां से मैं इसको नोट करके आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ दक्षिण की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया, लेकिन पता नहीं कैसी किताबों में इसका गुजरात विजय का उल्लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये फतेहपुर सीकरी द्वारा निर्मित इसकी इमारत थी। इसके बाद इसने 1585 में लाहौर का किला बनवाया, ठीक है, और लाहौर को फिर अपनी राजधानी बनवाया कुछ समय के लिए। और अंतिम दौर में इसने क्या किया कि इलाहाबाद के किले का निर्माण किया, ठीक है। अब हम आज आ जाते हैं जहांगीर के शासनकाल के निर्मित इमारतें। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर की रुचि जो है वो वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला पर बहुत अधिक थी। चित्रकला पर वो कहता है कि अगर कोई चित्रकार ऐसा चित्र बनाए जिसमें कई चित्रकारों के द्वारा कार्य किया गया हो, तो मैं इस चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि इसकी आंखें किसने बनाई, इसकी भुजाओं को किसने निर्मित किया, इसको रंग का संयोजन किसने दिया था। इतना गहरा समझ उसको चित्रकला के क्षेत्र में था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि नहीं लिया, ठीक है। हम वास्तुकला के क्षेत्र में देखते हैं कि शाहजहां के द्वारा बहुत अधिक रुचि ली गई थी, ठीक है। इसके द्वारा रुचि चित्रकला के क्षेत्र में लिया गया। फिर भी कुछ इमारतें इसके शासनकाल में निर्मित है, ठीक है। उस इमारतों में आप देख लीजिए कि जहांगीर के शासनकाल में पहली बार तो अकबर का मकबरा, ठीक है। यह मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में। यह मकबरा पिरामिड नुमा है, ठीक है। पिरामिड नुमा में जैसे क्या होता है, नीचे से फिर ऊपर जाते जाते पतला होता चला जाता है, पिरामिड जैसे बनता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे देख लीजिए आप, मान लीजिए ये निर्मित हुआ, ठीक। अब इसके बाद ये निर्मित हुआ, इसके बाद ये निर्मित हुआ, और ऐसे ऐसे करके ये पिरामिड नुमा है। ये 5 मंजिला मकबरा है और 5वीं मंजिल पर इसका संगमरमर का प्रयोग किया गया है। 5 मंजिला मकबरा। इसी मकबरे को जब जाटों का विद्रोह होता है औरंगजेब के समय में 1685 से लेकर 1688 के बीच में, इसी मकबरे को राजा राम ने लूटा था। अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को बिखेर दिया था, ठीक है। यही मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण जो किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और इस मकबरे पर बौद्ध स्थापत्य की छाप हमको दिखाई पड़ती है, ठीक। बौद्ध स्थापत्य में जो विहार का निर्माण किया गया था लोगों को, श्रमणों को रहने के लिए, उस स्थापत्य की छाप जो है इस मकबरे पर हमको दिखाई देती है। एक ये निर्मित हुआ था, 5 मंजिला मकबरा था। दूसरा आपका इत्मादुद्दौला का मकबरा है। इत्मादुद्दौला
दौला का मकबरा। ठीक है, इस मकबरे की खासियत क्या है? यह मकबरा पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मकबरा है। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मकबरा। ठीक है, और इस मकबरे में एक पितृदुरा नामक शैली का प्रयोग किया गया है। पितृदुरा शैली का प्रयोग इस मकबरे पर किया गया है। पितृदुरा शैली क्या होती है? ये शैली होती है कि संगमरमर के ऊपर जो फूल पत्तियां बनी होती थी, जो डिजाइनिंग की जाती थी, उस फूल पत्तियों में बहुमूल्य रत्न और कीमती पत्थर उस पर टांके जाते थे। यह शैली पितृदुरा शैली कहलाती है। यानी कि वो जो इमारत थी, इमारत की दीवारों पर, संगमरमर से बनी हुई दीवारों पर क्या था? जो फूल पत्तियां का निर्माण किया जाता, उस फूल पत्तियों में, उसकी रेखाओं में बहुमूल्य रत्न और कीमती पत्थर जो थे वो टाँके जाते थे। वो पितृदुरा शैली थी। यह मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रथम शैली थी। लेकिन पितृदुरा शैली का प्रयोग इसके पहले उदयपुर में एक गोल मंडल बना हुआ था। एक गोल मंडल नामक इमारत का निर्माण हुआ था राजस्थान के उदयपुर में। वहाँ पर पितृदुरा शैली का प्रयोग हो चुका था। ठीक है, 1600 में। ठीक है, तो इसलिए यह पितृदुरा शैली से निर्मित प्रथम इमारत नहीं मानी जाएगी। लेकिन संगमरमर की यह जो इमारत है, ठीक है, और वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इत्मादुद्दौला की पुत्री नूरजहां, यानी कि जहांगीर की बेगम नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, इसके शासनकाल में निर्मित लाहौर में शालीमार बाग, लाहौर में शालीमार बाग कहा जाता है कि जहांगीर 777 बागों का निर्माण कराया था। ठीक है, इन 777 बागों में लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। लेकिन कश्मीर में भी शालीमार बाग, कश्मीर में शालीमार बाग, ठीक है, तो यहाँ का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। शाहजहां। कश्मीर में एक निशात बाग भी है, निशात बाग। इस बाग के निर्माण का प्रारंभ का जो वो था, प्रारंभ करता था, वो जहांगीर था, जहांगीर था। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण शाहजहां ने करवाया था। ये फैक्ट्स दिमाग में रखिएगा, ये फैक्ट्स आ चुके हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनने की संभावना है कि कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने और लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया। कश्मीर में एक निशात बाग निर्मित किया गया था। उस निशात बाग का प्रारंभकर्ता जहांगीर था, लेकिन उसको पूर्ण कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके शाहजहां को दिया जाता है। ठीक है, अब हम शाहजहां के शासनकाल में देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख इमारतें क्या क्या थी। शाहजहां के शासनकाल में आगरा में देखिए, आगरा का ताजमहल तो आप लोगों को पता ही होगा। आगरा का ताजमहल शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया। इस ताजमहल का जो प्रमुख वास्तुकार था, उस वास्तुकार का नाम जो है मिर्जा अहमद लाहौरी था। मिर्जा अहमद
लाहौरी, ठीक है। कौन सी इमारत थी? ताजमहल। ताज अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में उसने बनवाया था। और इसका जो प्रमुख मिस्त्री था जिसने निर्मित किया था, उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा। मिर्जा अहमद लाहौरी को इसने नादिर उल अश्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अश्र की उपाधि दी थी मिर्जा अहमद लाहौरी। और इसका जो प्रमुख मिस्त्री था उसका नाम ईशा था। इस ताजमहल को निर्मित करने में जो है 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 9 करोड़ उस समय की बात, ठीक है। और लाल आपके आगरा का जो किला बनवाया था, उस किले का निर्माण करता भी शाहजहां ही था, लेकिन उस किले को निर्माण करने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। और इसको निर्मित करने में कितने? 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यहाँ की जो प्रमुख इमारतें थी आगरा में इसके द्वारा भी इमारतें बनवाई गई थी। उस इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद शीश महल, आपका मच्छी भवन, शाह बुर्ज और आपका नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। यह कहाँ था? आगरा के किले में, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शाह बुर्ज, ठीक है। और शाह बुर्ज के साथ साथ एक शीश महल और उसके बाद नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, आगरे में भी मोती मस्जिद निर्मित किया गया है और आपके दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद बनवाया गया है। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया है और आगरे के किले की मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है। ये बेसिक डिफरेंस आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रश्न रिपीट किया जा चुका है, ठीक है। आगरे की जो वहाँ की दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद है वो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में हम देखते हैं बहुत इमारतों का जिक्र नहीं आता, लेकिन उसने क्या किया था, रबिया उद दौरानी अपनी पत्नी का मकबरा बनवाया था जिसे बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था और इसके साथ साथ उसने आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ये औरंगजेब का था। अब शाहजहां के शासनकाल में हम देखते हैं आगरे के किले का निर्माण किया गया। आगरे के किले में वही दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पर तख्ते ताउश रखा जाता था, जहाँ शाहजहां का सिंहासन रखा जाता था। और उसी दीवाने आम के बगल में रंग महल था। उसी रंग महल में न्याय की तराजू जो यूरोपीय कला के प्रभाव को दिखाता है वो वहाँ पर रखी गई है। वहाँ दिल्ली के किले में आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा, दिल्ली के लाल किले में। इसके साथ साथ वहाँ पर आपके दीवाने जो खास है, उस दीवाने खास की जो छत है वो चांदी से निर्मित है। छत का नीचे वाला उसमें, और उसमें अमीर खुसरो की पंक्तियां लिखी है कि बर्रुबे जमीन नस्त, अमी नस्त, अमी अस्त, अमी अस्त। अगर यहाँ पर कहीं पर जन्नत है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। ये कहाँ पे निर्मित है? ये लिखा कहाँ गया है? दीवाने खास में लिखा गया है। दीवाने आम में शाहजहां की तख्ते ताउश रखा जाता था जिसे नादिर शाह फिर लूट के ले गया है। रंग महल में वो न्याय की तराजू है और इसके साथ साथ वहाँ की जो मस्जिद है, वहाँ के जो और महल हैं, एक मोती महल है, दूसरा हीरा महल है, ठीक है, और एक रंग महल। ये 3 महल वहाँ पे प्रमुख रूप से थे। और दीवाने आम, दीवाने खास है, ठीक है, और मोती मस्जिद। ये आगरा के लाल किला की
इसके साथ साथ शाहजहां ने लाहौर में भी एक किले का निर्माण कराया था। उस लाहौर के किले में नौलखा महल, ख्वाब महल, ठीक है, और दीवाने आम और खास महल और इसके साथ साथ शीश महल, ये वहाँ पर लाहौर के किले में था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल कालीन वास्तुकला में सर्वाधिक योगदान शाहजहां का दिखाई देता है, उसके बाद अकबर का दिखाई देता है, और शेष लोग जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों का निर्माण किए थे। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दें, हुमायूं का मकबरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हुमायूं के मकबरा में दफन होने वाले लोगों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके मोती मस्जिद, एक दिल्ली की और एक आगरे की, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था और आगरे की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और शेष जो है दीवाने आम, दीवाने खास जो लाहौर वहाँ का है, आगरे के उसमें दिल्ली के किले का, उसमें जो पंक्तियाँ उद्धृत हैं, ठीक है, तथ्य ताउश कहाँ रखा जाता था, इसके बारे में आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो आज हम मुगल कालीन वास्तुकला और मुगल कालीन सिक्कों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब मुगल कालीन साहित्य और मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है, हम देखते हैं इसको, कल कोशिश करेंगे साहित्य और चित्रकला को समाप्त करने की। ठीक है, तो आप लोगों को जो समझ में ना आया हो आप लोग पूरा हमसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और शेष आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ आपको शुभ रात्रि और